चैप्टर 1 फॉर क्लास 9th MP बोर्ड। हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहले पदार्थ होता क्या है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ एक सामग्री होती है जिससे कोई भी वस्तु बनती है। ये क्या करते हैं? द्रव्यमान इनमें होता है और ये स्थान को घेरते हैं। स्थान को घेरना मतलब कि उसका एक अपना आकार होना, जिसको हम अपनी भाषा में आयतन कहते हैं। तो पदार्थ क्या हुआ? छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है जो कि स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर अगर देखा जाए तो पदार्थ को दो तरह से वर्गीकृत किया गया है। एक भौतिक गुणधर्मों के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। जब भौतिक गुणधर्मों के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है तो इसकी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं: ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। एक 5वीं अवस्था भी होती है पर उसको अभी अपने पाठ्यक्रम में नहीं किया गया है, इंगित नहीं किया गया है। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ 2 तरीके के होते हैं: शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, जिसको कि अपन को इस बार नहीं पढ़ना है, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। उसके बाद पदार्थ के कणों के क्या गुणधर्म होते हैं। मतलब पदार्थ है तो पदार्थ बना तो कणों से है। अब कणों में भी कुछ ना कुछ गुण होंगे तभी तो अपन को पदार्थ की विशेषताएं पता चलेंगी। जैसे कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात कि वो अगर उन एक निश्चित आयतन में भी पदार्थ है तो उसके जो कण हैं वो गतिशील बने रहते हैं, वो चलते रहते हैं। मतलब उनका कि उनमें एक गतिज ऊर्जा पाई जाती है। जब आप तापमान को बढ़ाते हो, तापमान बढ़ाने पे कणों की जो गति है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको ऊष्मा मिल रही है, अर्थात कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे जब अपन पानी को उबालते हैं, पानी उबालने पे क्या होता है? कणों को ऊर्जा मिल रही है, नीचे से उनको ऊष्मा मिलेगी। ऊष्मा मिलने से उनकी गति आपस में बढ़ जाती है और पानी उबलने लगता है। अब पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं? तो मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं जो कि अपन को पाठ्यक्रम में पढ़ने में आती हैं। प्लाज्मा एक अवस्था है लेकिन उसको इंगित नहीं किया गया है, उसको उतना डिस्क्राइब नहीं किया गया है। जैसे कि ठोस अवस्था, तो ठोस को हम कैसे जानते हैं? जिसका कि एक निश्चित क्या होता है? आकार होता है, उसकी स्पष्ट सीमाएं होती हैं। हमको पता होता है कि ये ठोस गोल है, ये ठोस चौकोर है, ये ठोस आयताकार है, इस तरीके से। तो आकार जो ठोस होता है उसका निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं और एक स्थिर आयतन होता है। स्थिर आयतन का मतलब होता है कि वो एक निश्चित स्थान घेरता है। अगर ईंट है तो हमें पता है कि वो कितना निश्चित स्थान घेर रही है। अब स्थिर आयतन का मतलब क्या होता है? स्थिर आयतन का मतलब होता है कि ठोस, हमें कैसे पता चलेगा कि वो ठोस है? मतलब अगर आप उस पर बाह्य बल लगा रहे हैं, किसी तरीके से भी आप उसको बाह्य बल लगाएंगे तो वह ठोस टूट जाएगा लेकिन उसका आकार परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक तरीके से संपीड़नता कहते हैं। दूसरे आते हैं अपन द्रव पे। द्रव में कोई भी निश्चित आकार द्रव का नहीं होता है। आप पानी को जग से ग्लास में डालोगे तो भी बदल जाएगा, कटोरे में डालोगे तो बदल जाएगा, कप में डालोगे तब भी बदल जाएगा। कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं, अनिश्चित सीमाएं और स्थिर आयतन, लेकिन इसका जो आयतन होता है वो स्थिर होता है। गैस क्या होता है? गैस का अनिश्चित आकार होता है, अनिश्चित सीमाएं होती हैं और अनिश्चित आयतन होता है। इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है गैस में। यही कारण है कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़नता काफ़ी अधिक होती है। संपीड़नता मतलब गैस को आप किसी भी तरीके से दबा सकते हो, कहीं पे भी गैस को फिट कर सकते हो। जैसे कि जो आजकल CNG सिलेंडर्स आते हैं, LPG सिलेंडर्स आते हैं, उनमें आप गैस को छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा संपीड़न करके भर सकते हो। संपीड़ितता, मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाया यहाँ पे कि इन्हें अपने अनुसार आप बाह्य बल या दाब को घटा बढ़ाकर बदला जा सकता है।
अब अपन आते हैं पदार्थ की अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है। पदार्थ की अवस्थाएं मेन हमने अभी देखा ठोस, द्रव और गैस होती हैं। इनकी अवस्था में परिवर्तन मेनली दो टाइप से होता है, या तो आप तापमान का प्रभाव पड़ेगा इस पे या फिर दाब का प्रभाव पड़ेगा। ठोस से द्रव बन सकता है, द्रव से गैस बन सकती है। इसका तो सभी को उदाहरण पता है, पानी है। पानी में आइस क्यूब्स होते हैं, बर्फ़ होती है। बर्फ़ को आप थोड़ी देर अपने हाथ पे रखोगे, पानी में बदल जाएगी। और फिर अगर उसको पानी थोड़ी देर अगर डला रहे, धूप है, गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो आपके हाथ से गैस बन के निकल भी जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब अपन आते हैं तापमान का प्रभाव कैसे पड़ता है आपके ठोस पे। तो ठोस का तापमान बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे अगर कोई ईंट है, अगर आप उसकी ईंट है या कोई भी चीज़ है ठोस में है, जो ठोस फॉर्म में है, अगर आप उसको गर्म करते हो तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे कि कण क्या होंगे, उनमें कंपन होने लगेगा। कंपन होगा तो क्या होगा, कण इधर उधर भागेंगे क्योंकि गर्म है और गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। जब गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी तो वो अपने स्थान से हट जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे और ठोस जो होता है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसके उदाहरण के लिए आप बता सकते हैं जैसे कि बर्फ़ है, तो बर्फ़ को जैसे ही थोड़ी बहुत भी टेम्परेचर मिलता है और वो क्या करता है, द्रव्य में परिवर्तित होने लगता है। अब जैसे हमने यहाँ पे कुछ कुछ ठोस से जब द्रव बनता है तो कुछ परिभाषाएं होती हैं, कुछ बिंदु इनको हमको समझना पड़ेगा जो कि आपको आगे भी बहुत काम आएंगे। सबसे पहले है गलनांक। गलनांक अर्थात क्या होता है, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल जाता है। मतलब एक कोई ऐसा टेम्परेचर होगा जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका ठोस से, मतलब जब तक फ्रिज में बर्फ़ रखी थी तब तक क्या थी, वो बर्फ़ की थी। उसके बाद जैसे ही आप उसको निकालोगे, थोड़ी देर अपने हाथ में रखोगे और आपके बॉडी का टेम्परेचर के हिसाब से ही बर्फ़ या तो बहुत जल्दी पिघल जाएगी अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, और अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस है तो वो उस हिसाब से पिघल जाएगी। तो जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। इसका एक और नाम होता है संगलन, इसको संगलन भी कहा जाता है। अब आते हैं गुप्त ऊष्मा पर। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम प्रसुप्त ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर दाब पे अगर आप 1 किलो, यहाँ पे क्वांटिटी निश्चित कर दी है कि 1 किलो ठोस को हम उसके गलनांक द्रव्य में बदल रहे हैं। अब आता है क्वथनांक। क्वथनांक मतलब वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य क्या करे, उबलने लगता है, उसको क्वथनांक कहते हैं। मतलब जगह अगर हम दूध को रखते हैं गर्म करने पे और जिस पॉइंट पे आके वो उबलने लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसका क्वथनांक कहेंगे। ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन मतलब द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब अगर कोई भी चीज़ है आपकी, वो ठोस से डायरेक्ट क्या हो जाए, गैस में परिवर्तित हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। इसमें द्रव अवस्था बीच में नहीं आ रही है। और लास्ट होती है निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। ठोस, जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी बताया कि ठोस से डायरेक्ट अगर आपका गैस बन रही है तो उसको आप क्या कहोगे, ऊर्ध्वपातन, और गैस से अगर आपका ठोस बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे। अब दूसरा जो प्रभाव आता है वो हमारा आता है दाब का परिवर्तन। अभी तक अपन ताप देख रहे थे, अब अपन देखेंगे दाब का परिवर्तन। तो दाब के बढ़ने से पदार्थ के कणों की दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी। मतलब आप अगर गैस को एक ट्यूब में भरे हुए हैं और उस पर आप दबाव बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उनकी गति कम हो जाएगी, जगह कम मिलेगी तो वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाएंगे कण। तो उससे क्या होगा, तो तापमान भी क्या होगा, इनका घट जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप गैस जो होगी वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने डायग्रामेटिकली बताया हुआ है, आपकी बुक में भी बताया हुआ है कि ठोस से संगलन करके हम क्या बनाते हैं,
द्रव, और द्रव को अगर हम ठंडा और कर देंगे तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही द्रव और गैस के बीच में क्या होता है, द्रव से हम जब उसका क्या करते हैं, वाष्पीकरण करके गैस बन सकती है। द्रव को आप ज़्यादा उबालोगे, जब वो बहुत उबल जाएगा तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, और गैस से संघनन करके आप उससे क्या कर सकते हो, द्रव्य बन सकता है। ऐसे ही गैस और ठोस के बीच में, तो ठोस से डायरेक्ट अगर आपकी गैस बन गई है तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाएगा, और गैस से अगर आपका ठोस बन रहा है तो वो निक्षेपण कहलाएगा। अब आते हैं वाष्पीकरण पे। वाष्पीकरण क्या होता है, यह एक प्रकार की सतही प्रक्रिया होती है। बस इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके MCQs आते हैं उनमें भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि वाष्पीकरण जो होती है वो कौन सी प्रक्रिया है, तो ये मेनली सतही प्रक्रिया होती है।